नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पार्ट कवर किया था जिसमें हम लोगों सभी लोगों ने जाना मैटर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की, किस टाइप की स्टेट्स होती हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन के बेस पे हम लोगों ने डिफाइन किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डू मैटर चेंज देयर स्टेट। कोई भी मैटर क्या अपनी स्टेट चेंज करता है, यानी अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो क्या वो अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में हो सकता है, और अगर वो लिक्विड में है तो क्या वो चेंज होकर सॉलिड हो सकता है, क्या वो चेंज होकर गैस हो सकता है। तो क्या कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है? तो हम सभी लोग जानते हैं इसका आंसर क्या है, यस। यस, ठीक है, यानी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। आपने सबसे सिंपल सा एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देखा है, वो क्या है, वाटर। वाटर का एग्जांपल आप सभी लोगों ने देखा है। क्या होता है, वाटर को अगर हम फ्रीजर में रख के कूल कर दें तो कूल करने पे क्या हो जाता है, ये आइस। और इसको अगर हीट कर दें तो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होके ये गैस फॉर्म में बन जाता है। क्या इसको बोलते हैं, वाटर वेपर। गैस फॉर्म में वाटर वेपर। ठीक है, तो ये वेपर फॉर्म में पहुंच जाता है। तो हमने एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर इसको हम कूल करते हैं तो आइस बन जाता है, हीट करते हैं तो गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर्स में बन जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी मैटर की स्टेट, कई ऐसे मैटर होते हैं, जैसे आप आयरन ले लीजिए। आयरन को अगर आप हीट करेंगे तो ये अपने लिक्विड यानी मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, मोल्टन स्टेट, पिघली हुई स्टेट में। ठीक है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपको दिखेगा, एकदम पिघलता हुआ। ठीक है, और इसको अगर बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो ये वेपराइज भी हो सकता है, यानी कुछ मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, अब जब कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो चेंज ऑफ स्टेट में क्या क्या फेनोमेना, क्या क्या रूल्स, क्या क्या लॉस फॉलो होते हैं, इन चीजों को हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर। पिछली वाला लेक्चर बहुत बेसिक था, इस वाले पार्ट में हम सारा थ्योरी पार्ट और स्टैंडर्ड थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज मैटर अगर स्टेट चेंज करता है तो उसके पीछे क्या क्या लॉज होते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, और किस किस टाइप की उसमें एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो सारी चीजें अभी आप देखेंगे। हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो हमने आप डेली लाइफ में देख रखा है, यही वाटर का। ठीक है, हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेंगे वाटर का ही, क्योंकि वाटर हम सभी लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देख रखा है और उसकी हम तीनों स्टेट से बिल्कुल फैमिलियर है, आइस से भी फैमिलियर है और उसकी वेपर से भी फैमिलियर है। ठीक है, तो मैं सारा डिस्कशन वाटर पे बेस्ड रखता हूं, और ये लिक्विड स्टेट है, आप सभी लोग जानते हैं लिक्विड। इस डिस्कशन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सारा डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। आज जो आप 9th में पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा 11th और 12th में। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। वाटर को अगर हम क्या करें, वाटर को हम कूल करें, कूल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइस। ठीक है, और वाटर को अगर हम हीट करें तो ये क्या बन जाएगा, वाटर वेपर, जल वाष्प। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट है, ये है गैसियस स्टेट। और ये आइस कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड को हीट करेंगे, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी आइस को हम थोड़ा सा हीट करें तो वो वाटर बन जाएगा, और लिक्विड को हीट करें तो वो क्या बन जाएगा, गैस। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका फॉर्म है। इसको हम आगे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं आइस के टेम्परेचर को, इसी को हम बोलते हैं 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन।
नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, ये 275 की कंपैरिजन में 0.15 बहुत एक छोटी क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिखते हैं 273 केल्विन। ठीक है, अब आप एक सेकंड कन्वर्जन और देख लीजिए, इसका टेम्परेचर कन्वर्जन कैसा होता है। जैसे अगर आपको कोई टेम्परेचर दिया है, कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे, पहले कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन क्या है कि आपको कोई सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है, कोई भी अगर दिया है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन स्केल में चेंज करना है। केल्विन स्केल होती है और एक होती है सेल्सियस स्केल, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं ना, फिर भी मैं कन्वर्जन एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 10 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर आपको टेम्परेचर केल्विन स्केल में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे 10 प्लस 273 ऐड कर देंगे, सिंपल से 273 ऐड कर देंगे और इतने केल्विन, ये कितना हुआ 283 केल्विन, और इसमें डिग्री का साइन नहीं लगता, इसमें डिग्री का साइन लगता है। जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 273 केल्विन, यानी कितना हो गया ये 373 केल्विन। तो ये हमारा टेम्परेचर का कन्वर्जन स्केल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आइस से जब हम वाटर चेंज करते हैं हीट करने पे, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, इसको क्या बोलते हैं मेल्टिंग, और एक और जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, हम उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे आइस अपना फॉर्म जो है चेंज करती है वाटर में। ठीक है, इसके लिए मैं इसको कन्वर्जन स्केल हटाता हूं एक सेकेंड। आप ऐसे देखिए, अगर आपको एक बीकर में आइस लें, इसमें आप आइस रखते हैं थोड़ी सी, ये सॉलिड आइस है, और इसमें आप एक थर्मामीटर लगा दें, कोई एक थर्मामीटर जिसमें अपनी कोई स्केल होगी, सेल्सियस या केल्विन जो होगी, ये हमारा हो गया थर्मामीटर। ठीक है, और इसमें हमने यहां से हीट करना शुरू किया, ये हमने बर्नर लगा दिया यहाँ पे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जो बातें आपने कभी नोटिस नहीं की होंगी वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताइए कि मैं बताता हूँ कि इसमें क्या नोटिस करने वाली बात है। आप इसको हीट करते जाइए, आप क्या देखेंगे, आप हीट करते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हीटिंग ये अपने स्टार्ट की और ये बर्फ क्या होगी, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे पानी बनना शुरू हो जाएगा। बट आप एक बार नोटिस करेंगे, अगर आप ऐसा कभी करके देखें, जब तक इसमें जरा सी भी बर्फ है, जरा सी भी बर्फ है, पानी पिघलता जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर कभी 0 डिग्री सेल्सियस से कभी भी राइज नहीं होगा। आप यहाँ पे इसमें हीट देते रहिए, ये पानी पिघलता जाएगा, ठीक है, बर्फ पिघलती जाएगी, लेकिन इसका टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री ही बना रहेगा। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप यहाँ पे इसमें हीट दे रहे हैं, जो हीट उसमें जा रही है, कोई भी गर्मी उसमें जा रही है, तो इसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का बेसिक मतलब यही है कि आप उसमें अगर हीट दे रहे हैं तो उसका लेवल राइज होना चाहिए। बट जब तक ये आइस में जरा सा भी आइस में बाकी है, इसका पूरे का टेम्परेचर 0 डिग्री ही बना रहेगा। अब जब पूरे आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगी, सेकेंड स्टेट क्या होगी, पूरी आइस मेल्ट होके क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट स्टेट थी, इस सेकेंड स्टेट में क्या होगा, पूरी आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगी। अब आप वाटर हीट करते रहिए, वाटर जब आप हीट करेंगे तो वाटर हीट करेंगे आप 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, वाटर आप हीट करते रहेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर। बट आप जैसे ही देखेंगे 100 डिग्री पहुंच गया, इसके बाद टेम्परेचर राइज होना फिर रुक जाएगा। अब क्या होगा, टेम्परेचर राइज करना रुक जाएगा, वाटर का वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा, वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के, कौन सा पॉइंट बोलेंगे इसको, नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे वाटर बॉइल होने लगता है। वाटर बॉइल होने लगेगा, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। आप हीट करते रहिए, अगले 10 मिनट तक हीट करते रहिए, क्या होगा,
पानी धीरे धीरे इसमें कम होने लगेगा। आपने देखा होगा पानी वाटर वेपर के रूप में यहाँ से निकलता रहेगा, उड़ता रहेगा, बट अगले 10 मिनट तक जब तक सारा पानी बॉयल नहीं हो जाएगा, सारा पानी यहाँ से उड़ नहीं जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 100.5 भी नहीं होगा, 100.5 भी नहीं होगा, जबकि आप उसको इतनी देर से हीट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हम हीट देते जा रहे हैं फिर भी इसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है। ठीक है, इसके पहले मेल्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो है जहां से लिक्विड सॉलिड अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में जाता है। वाटर के लिए क्या है, यानी आइस के लिए क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, और अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो 9th तो क्या 11th और 12th में भी स्टूडेंट्स को याद नहीं होती है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कब डिफाइन होते हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो डिफाइन होते हैं ये होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जब हम इसको हीट करें, जब हम इस आइस को हीट करें तो ये खुला हुआ एटमॉस्फेयर होना चाहिए, खुला एटमॉस्फेयर। अगर ये बंद है, देखिए अब आप ये समझ लीजिए कि बंद कब होता है। बंद होता है जैसे हमारा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर क्या होता है, ये बंद होता है, एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं होता। तो जब एटमॉस्फेयर ओपन है उस समय आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, उसी समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बट अगर ये किसी प्रेशर कुकर में बंद है, यानी एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है, तो ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ये कुछ चेंज हो जाएगा। ये चेंज आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बेसिक में अभी थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा कि क्यों चेंज होता है और कितना चेंज होगा, किधर चेंज होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है जब आप इसको खुले एटमॉस्फेयर में हीट कर रहे हो। ठीक है, ये याद रख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि हम हीट करते जा रहे थे पर इसका टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा था। हम इसको हीट कर रहे थे, आइस को हीट करते जा रहे थे और ये वाटर में चेंज हो रहा था, बट जब तक सारी आइस वाटर नहीं बन गई तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहा। ये इतने बीच में क्या हुआ, इतनी हीट गई कहां, जो हम हीट करते जा रहे थे ये हीट कहां चली गई। तो मैंने इसको आपको बताया था, एक बार ध्यान से देखिए, मैंने एक फिगर बनाया था लास्ट लेक्चर में, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि सॉलिड जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़े हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और मैंने एक बात इसमें और लिखी थी, क्या लिखा था, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या है, बाउंड है एक दूसरे में। ठीक है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं। आप जब इसको हीट कर रहे थे, हीट देने का क्या मतलब होता है, हीट देने का मतलब वो हमने उनको एनर्जी दी। हीट देने से इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी आई, एनर्जी मतलब ताकत, फोर्स, इनके पास थोड़ा ताकत आई। तो ताकत आने पे क्या होगा, इनकी ताकत से इन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी से इन्होंने जो ये बॉन्डिंग थी इन बॉन्डिंग को ब्रेक किया। जैसे आपको कोई पकड़े हुए हैं दोनों तरफ से और आपको थोड़ी ताकत बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों से छुड़ा लेंगे। ठीक है, बट अभी तो आप केवल छुड़ा पाए हैं। अब इसका टेम्परेचर क्यों नहीं राइज होता है, टेम्परेचर राइज ना होने का रीजन क्या है कि ये जो हमने एनर्जी दी थी, उसमें जो हमने हीट दी थी वो खर्च कहां हो गई, वो सारी एनर्जी खर्च हो गई बॉन्ड ब्रेकिंग में। हीट, ठीक है, लॉस्ट इन बॉन्ड ब्रेकिंग, और बोल सकते हैं हीट लॉस्ट अगेंस्ट
अगेंस्ट पार्टिकल अट्रैक्शन। ये जो पार्टिकल बाउंड थे एक दूसरे में, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे थे, इन दोनों का अट्रैक्शन से अपने आप को छुड़ाने के लिए इनको जो हीट एनर्जी मिली वो उस बाउंडेशन को तोड़ने में खर्च हो गई। इसलिए अगर वो एनर्जी वहां पे खर्च ना होती, अगर वो एनर्जी खर्च ना होती तो उस एनर्जी से इसका टेम्परेचर राइज होता, बट वो एनर्जी क्या हुई, इसको तोड़ने में खर्च हो गई। ये जो एनर्जी खर्च हुई है इसका एक नाम है, इसको नाम को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या हुआ कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं? लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, सभी लोग जानते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट इसको इसलिए बोला कि जब हम इसको हीट कर रहे थे तो ये एनर्जी जो है कहीं कहीं हमें दिख नहीं रही थी, हमको पता नहीं चल रहा था। पता चलने का हमारा रीजन क्या है, पता चलने का हमारा मेथड क्या है कि अगर टेम्परेचर राइज होता तो हम इससे समझ सकते थे कि हाँ इसको एनर्जी मिल रही है, बट ये इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था, एनर्जी कहीं छुप जा रही थी। जो हमने एनर्जी दी, बॉन्ड अंदर थे और बॉन्ड तोड़ने में कहीं छुप जा रही थी, इसलिए हमने इसको क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कहीं छुपी हुई एनर्जी थी जो हमें इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग में देनी पड़ी। अगर आपसे कोई बोलता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है? 1 kg आइस को मेल्ट, मतलब ये आइस के लिए है, किसी भी सॉलिड के लिए है, यहां पे कोई भी सॉलिड हो सकता है इसकी जगह। 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो भी एनर्जी लॉस्ट होती है 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला क्वेश्चन, जो एनर्जी है वो कहां लॉस्ट हुई? वो लॉस्ट एनर्जी होती है जो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे ये सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। अब सेम कॉन्सेप्ट एक और है, आगे जाएंगे। ऐसी एनर्जी एक जगह और हमने आपको बताई कहां पे लॉस्ट हो रही है। हमने लिक्विड को हीट किया, फिर गैसियस फॉर्म में चेंज हुई, लेकिन ये इसका टेम्परेचर क्या रहा? 100 डिग्री ही रहा, 100 डिग्री एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट रहा। हमने सारा वाटर हीट कर दिया और जब वाटर ये सारा खत्म हो जाएगा तभी ये 100 से 100.5 या 100 से जरा भी ऊपर बढ़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है कि ये एनर्जी कहां लॉस्ट हुई? ये एनर्जी लॉस्ट हुई लिक्विड के बॉन्ड तोड़ने में। आपको पता है, मैंने बताया था कि सॉलिड से लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं लिक्विड के, बट लिक्विड के भी बॉन्ड गैस से स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो गैस में चेंज करने के लिए उसको लिक्विड के बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, जो लिक्विड से बॉन्डिंग थी उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जो ये हीट दे रहे हैं और जो एनर्जी जा रही है उनके पास, वो कहां जाएगी? लिक्विड्स के बॉन्ड, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के जो आपस की बॉन्डिंग थी, आपस का अट्रैक्शन था, उनको तोड़ने में लॉस्ट होगी और उससे क्या हो जाएगा? गैस का फॉर्मेशन होगा। इस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वेपराइजेशन में छिपी हुई ऊर्जा। हमने वेपराइजेशन के लिए जो हमने हीट दी है, वेपराइजेशन कराने के लिए जो हीट दी है, वो सारी इस बॉन्ड ब्रेकिंग में छुपी हुई थी, इसलिए हमने इसको क्या बोला? लेटेंट हीट। क्योंकि हमें इस फिजिकल जो हमारा सिग्निफाइंग थर्मोमीटर था, इस पे हमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं दिखा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन क्या है? व्हिच बर्न्स मोर। ठीक है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है विच बर्न्स मोर, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस।
हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम जो जानते हैं वो ये है कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना, तो वो दोनों बराबर गर्म होंगे। जैसे अगर आपने पानी गर्म किया है, साथ में दूध गर्म किया है, तो हम ये जानते हैं कि अगर दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है या उनका टेम्परेचर सेम है, तो हमें उनसे बराबर, अगर हम उनमें हाथ डालें या वो हमारे ऊपर पड़ जाए, हमें उनमें बराबर जलन होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया कि अगर हम वाटर हमारे हाथ पे आ जाता है एकदम बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस का, और वाटर वेपर आ जाती है 100 डिग्री की हमारे हाथ पे, तो हमें किससे ज्यादा जलन होगी और हम किससे ज्यादा जलेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो बेसिक रीजन है उस पर पहले हम फोकस करेंगे थोड़ा कि एनर्जी किसके पास ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, यानी जिसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की है, वही आपको ज्यादा हीट वापस देगा। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वही आपको ज्यादा देगा। तो आपको बस ये पता करना है किसमें से किसके पास किसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की है। बर्नर से वाटर ने ज्यादा हीट ली है या वाटर वेपर ने ज्यादा हीट ली है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब वाटर को आप हीट कर रहे थे तो वाटर तो 100 डिग्री पे पहुंच गया, वाटर 100 डिग्री पे पहुंच गया, लेकिन इसके बाद आपको और हीट करना पड़ा, आपको और हीट करना पड़ा, तब आप वाटर वेपर बनाई आपने। और कौन सी एनर्जी एक्स्ट्रा दी आपने? इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतनी हीट इसको एक्स्ट्रा दी आपने। वाटर को आपने हीट कर लिया 100 डिग्री पे, उसके बाद आपने क्या किया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो इतनी एनर्जी थी, इतनी हीट थी, इतना आपको बर्नर और जलाना पड़ा, तब आपने इसको वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से आप इसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। जब वाटर वेपर कन्वर्ट होंगी तो उस समय इनका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए वाटर वेपर्स के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी है, और जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो हमको क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करेगा और हम उससे ज्यादा बर्न होंगे। तो रिजल्ट क्या होगा? हम वाटर वेपर्स से ज्यादा बर्न होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, तो उनका आप आंसर इसी तरीके से ढूंढिए कि किसके पास अधिक एनर्जी है, ठीक है। ऐसे ही मैं चलो छोटा सा डिस्कशन करता हूं, ध्यान से देखिए इसको। Which cools more? Which cools more? Ice at 0 degree, water at 0 degree। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा हमको ठंडा, कौन सा ज्यादा ठंडा फील होगा अगर हम बर्फ को टच करें या वाटर को टच करें, ठीक है। बेसिकली हम लोग ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमको आइस फील होती है क्योंकि हम आइस टच करते हैं, यही आंसर है। बट ये क्यों है ऐसा, ये तो ध्यान से देखिए। हमारे पास आइस थी, आइस को जब हमने हीट किया था, आइस को हमें हीट करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी थी। जब हमने थोड़ी सी एनर्जी दी थी उसको, तब ये वाटर में चेंज हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर में थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी है। इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा एनर्जी मतलब क्या? ये हॉटर है कंपैरेटिवली हॉट। हालांकि हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग, बट हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसके पास ज्यादा एनर्जी है तो ये कंपैरेटिवली हॉटर है और ये हमें एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा हमसे। 0 डिग्री हमारे टेम्परेचर से ठंडा है तो ये हमसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बट इसके पास थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी पहले से है तो ये हमसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके से इसको ध्यान से देख समझें कि इसके पास कम एनर्जी है, ठीक है, तो ये हमसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास तो पहले से ही थोड़ी सी एनर्जी है, तो जब थोड़ी सी एनर्जी पहले से है तो हमसे थोड़ी सी कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए कूल करने में हमको आइस ज्यादा कूल करेगी और हीट करने में वाटर वेपर, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है तो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार थोड़ा सा वीडियो बैक करके एक बार फिर से समझेंगे इसको कि किस तरीके से ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रेशर चेंज का स्टेट्स पे क्या फर्क है। अगर हम प्रेशर चेंज करें तो क्या स्टेट कोई फर्क पड़ता है क्या? इसका हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड डिस्कशन है और आप 11th क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेशर चेंज का बॉइलिंग पॉइंट पे, प्रेशर चेंज का मेल्टिंग पॉइंट पे या प्रेशर चेंज का स्टेट्स पे क्या फर्क होता है।
हम केवल ये देखेंगे भी कि प्रेशर चेंज का स्टेट्स पे क्या फर्क होता है। स्टेट्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर। यहां आपको भी बता रहे हैं एग्जांपल, जैसे आपने कभी सुना होगा नाम ड्राई आइस। ड्राई आइस मैं बताता हूं आपने कहां इसको देखा है। अगर आपने कभी कोई इंटरनेशनल शो देखा हो तो आपने इंटरनेशनल शो पे नीचे स्टेज से आपने फ्यूम्स देखी होंगी, फ्यूम्स एकदम स्मोक जैसी फ्यूम, व्हाइट फ्यूम दिखती हैं। अगर आपने कोई सीरियल देखते हैं आप कोई, तो उसमें क्या हो, जो स्वर्ग, जो हेवन का सीन दिखाया जाता है, तो स्वर्ग के सीन में क्या होता है, सारे देवता जहां चल रहे होते हैं उनके पैरों के आसपास फॉग जैसा दिखता है, आपको स्मोक जैसा दिखता है, व्हाइट व्हाइट स्मोक जैसा। ठीक है, तो वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ज्यादातर जगह पे वो होती है क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जैसे ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं कंटेनर में, इस कंटेनर में इसको क्या करते हैं, बहुत ही प्रेशर से कंप्रेस कर दिया जाता है। क्या करते हैं, कंप्रेस। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, ये CO2 गैस फॉर्म से डायरेक्ट पहुंच जाती है सॉलिड फॉर्म में। कंप्रेस करने पे CO2 डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाती है। इस सॉलिड फॉर्म को, इस CO2 को, सॉलिड CO2 को, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, इसका हमने नाम दिया है ड्राई आइस। अब होता क्या है, जब हमें किसी इस प्रकार की शूटिंग करनी होती है, जैसे हेवन की शूटिंग कर रहे हैं या सर में हमें स्मोक दिखाना है, तो क्या किया जाता है, नीचे छोटे छोटे से ड्राई आइस के बॉक्स रख दिए जाते हैं, ड्राई आइस के कुछ ब्लॉक्स रख दिए नीचे। ठीक है, होता क्या है, जैसे जैसे इसका प्रेशर, जैसे आपने खुले में रखा तो इसका क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम करने से क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट जो है ये धीरे धीरे से क्या होने लगता है, वापस CO2 में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये एक मेथड है स्मोक जनरेट करने का। बाकी अब तो कुछ नए भी मेथड आ गए हैं जिसमें हमें CO2 का यूज नहीं करना पड़ता है, बट ये एक मेथड है। ये जब गैसियस फॉर्म में आ जाती है, इसका जो कलर है कुछ कुछ व्हाइट जैसा, स्मोक जैसा हमको दिखाई देता है। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि गैस को हमने जब कंप्रेस किया तो इसका क्या चेंज है, प्रेशर का क्या चेंज है। प्रेशर ने क्या किया, यहाँ पे गैस से ये डायरेक्ट सॉलिड में आ गई, इसने अपनी लिक्विड वाली जो है स्टेट छोड़ दी। एक दूसरा आपने एग्जांपल देखा होगा कैम्फर। कैम्फर पूजा में यूज होता है, कपूर। ठीक है, तो ये कैम्फर आपने देखा होगा। कैम्फर क्या होता है, कैम्फर में अगर आप कैम्फर को हीट करें, कैम्फर को आप हीट करें, हमने आइस में क्या देखा था, आइस को आप हीट करते थे तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाने का मतलब वाटर फॉर्म में। बट अगर आप कैम्फर को हीट करें तो ये किसी भी लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं, ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जाता है। आपने इसको हीट किया, ये पिघलेगा नहीं, सीधे गैस फॉर्म में चला जाएगा। ये जो गैस फॉर्म में जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस है, जो ऐसी प्रोसेस है जहां पे हीट करने से कोई भी सॉलिड डायरेक्ट अपनी स्टेट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर देता है, बीच में लिक्विड वाली स्टेज नहीं आती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कैम्फर जो है इसको हम गैसियस स्टेट में लें और इसको गैसियस स्टेट में कूल करें। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में कैम्फर को जब हम कूल करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। यानी कोई भी सब्लिमेट, कोई भी ऐसा मटेरियल जो सब्लिमेट होता है, ठीक है, हीट करने पे सब्लिमेट होकर गैसियस फॉर्म में पहुंचा, और इसको अगर हम कूल करके सॉलिड फॉर्म में लाना चाहें तो केवल सॉलिड को, इसको हम कूल करेंगे, ये विदाउट इन गोइंग इन लिक्विड फॉर्म, इट गोज इन सॉलिड फॉर्म, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, इसको हम समराइज करने के लिए छोटा सा फिगर बना सकते हैं। हमने यहां पे लिखा सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस। ठीक है,
आप देखो जानते हैं कि सॉलिड से हीट करने पे हमको लिक्विड मिलता है, सॉलिड से हीट करने पे हमको गैसियस फॉर्म भी मिलता है। तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड फॉर्म प्राप्त करते, देखिए हम ये हाफ एरो का साइन लगा रहे हैं, ध्यान समझिए। सॉलिड से अगर लिक्विड कोई चीज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। और अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। अब इसमें अंडरस्टूड क्या है, आप लोग जानते हैं कि सॉलिड से अगर हमें लिक्विड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, हीट को मैंने एच लिख दिया, हीट को एच लिख दिया, हीट। और सॉलिडिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कूल, तो हमने सी बना दिया। इस प्रोसेस में मैं लिक्विड से कूल करके सॉलिड करना पड़ेगा। अब हम अगर सॉलिड से गैस बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। और ये क्या है, हीट की प्रोसेस है। जब हीट करेंगे तो सॉलिड से गैस फॉर्म में जाएगा। गैस से अगर हम सॉलिड बनाना चाहते हैं तो इस गैसियस फॉर्म को करेंगे, कूल करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। और ये कब मिलता है, कूल करने पे, ठीक है। लिक्विड से अगर हमें गैस करना है, हीट करने पे हमको मिलेगा वेपराइजेशन, वेपराइजेशन कब मिला, हीट करने पे। और गैस से अगर हमें लिक्विड प्राप्त करना है तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन, ठीक है। और ये कब मिलेगा, कूल करने पे। तो अगर गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म मिलता है, यानी वेपर से अगर ये लिक्विड बन जाता है, वेपर से अगर वाटर मिल जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर लिक्विड से गैस बनती है तो वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम छोटे छोटे से एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस को आप सभी लोग नोट्स में जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रोसेस है, उसको हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है बट इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे। प्रोसेस का नाम क्या है, इवेपोरेशन। प्रोसेस है हमारी इवेपोरेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन कहते किसको हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या है, प्रोसेस, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है, चेंजिंग लिक्विड टू वेपर। अगर लिक्विड से वेपर कोई चीज चेंज हो रही है जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है कि जब हम बॉइलिंग करते हैं तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग करते टाइम क्या होता है कि लिक्विड से वाटर वेपर बनती है, इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इस इवेपोरेशन प्रोसेस का क्या अंतर है, बॉइलिंग टाइम हमारा वेपराइजेशन होता है जो उस वाली प्रोसेस में, और इस इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों में लिक्विड से वेपर बनती है, दोनों में लिक्विड से वेपर बनती है, बॉइलिंग प्रोसेस में भी, और बॉइलिंग प्रोसेस मतलब वही वेपराइजेशन, और इवेपोरेशन प्रोसेस में भी, ठीक है। इसको वेपराइजेशन लिख देते हैं। अभी हमने आपको इमेज में बताया था कि लिक्विड से गैस में चेंज करने को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है, या ऐसे बोल सकते हैं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। लिक्विड से वेपर दोनों में चेंज होता है, बट एक बहुत बड़ा और बेसिक डिफरेंस है कि जो बॉइलिंग होती है ये होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर अगर वाटर का केस है तो टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री। अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है और लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही है स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और इवेपोरेशन क्या होता है, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, ये डिफरेंस है।
किसी भी टेम्परेचर पे अगर वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो इस फॉर्म को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अब एक और डिफरेंस देखते हैं। अगर इस आपने ये बीकर ले लिया या कुछ भी ले लिया, एक पॉट कोई, इसमें आपने पानी रख दिया, फिर अभी आपने पढ़ा था कि जब हम हीट करते हैं किसी चीज को तो वो एनर्जी ले करके, वो जब एनर्जी लेता है उससे, जो उसके पार्टिकल्स हैं एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेके वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके दूर दूर हो जाते हैं और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये प्रोसेस आपने वेपराइजेशन की भी समझ रखी है। तो फिर इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या है? हाँ, इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में जो अपर लेयर के पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे किसी तरीके से एनर्जी गेन करते हैं, या तो एयर के कांटेक्ट से या हीट से या हमारी जो सनलाइट आ रही है उस प्रकार की हीट से, जो ये पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और इन पार्टिकल्स को, जो किनारे वाले पार्टिकल्स हैं, सरफेस वाले पार्टिकल है, ये एनर्जी गेन करके जैसे इनको एनर्जी मिलती है ये अपने बॉन्ड्स को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। बॉइलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या था? वो हीट से एनर्जी लेकर के कहीं भी हो, पूरे भी मैटर में अपने बॉन्ड तोड़ देते हैं, जैसे उनका बॉन्ड टूटता है वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें केवल सरफेस के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये चेंज है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पे इवेपोरेशन की रेट डिपेंड करती है, यानी इवेपोरेशन ज्यादा होगा या इवेपोरेशन कम होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो आप बात करिए। सबसे पहला तो टेम्परेचर ही है। सबसे पहला है टेम्परेचर। अगर वहां का टेम्परेचर ज्यादा है या किसी तरीके से हीट मिल रही है, सन हीट मिल रही है या कोई ऐसी चीज मिल रही है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए या 100 डिग्री पहुंच जाए, बट टेम्परेचर कंपैरेटिवली अगर दो चीजों का टेम्परेचर, एक का 10 डिग्री है, ठीक है, एक का 30 डिग्री है, तो इवेपोरेशन 30 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का फैक्टर पहला कि जिसका टेम्परेचर अधिक होगा उससे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उन पार्टिकल्स के पास पहले से कुछ एनर्जी होगी और उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और अपना उन्होंने बॉन्ड ब्रेक करके निकल गए। जिसका टेम्परेचर कम उसके पास एनर्जी कम, ये एक बेसिक सा फैक्ट है। ठीक है, टेम्परेचर कम एनर्जी कम, टेम्परेचर ज्यादा एनर्जी ज्यादा। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई वो उसको थोड़ी सी एनर्जी और मिली, बाहर निकल गया। जिसके पास कम एनर्जी है उसको आपको ज्यादा देनी पड़ेगी अदर फैक्टर्स से। ठीक है, तो जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर होता है सरफेस एरिया। मैंने क्या बताया आपको कि एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना मतलब क्या है कि जो पार्टिकल सरफेस पे हैं वही पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ कि अगर आप एक कटोरी में रखते हैं पानी को और आप एक बड़ी प्लेट में रखते हैं तो सरफेस एरिया पानी का किसका ज्यादा होगा? किसका एरिया ज्यादा होगा? ऊपर की सरफेस का। आप सबको पता है प्लेट का ज्यादा होगा। तो जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं वो ज्यादा होंगे। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसके सरफेस पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और केवल सरफेस के पार्टिकल ही इवेपोरेट हो सकते हैं। इसलिए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका इवेपोरेशन रेट ज्यादा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन भी ज्यादा। ठीक है, तीसरा क्या है फैक्टर? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का फैक्टर क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि जो आपके पास एयर है आसपास, किसी पानी के स्रोत के पास कोई जो एयर है उसमें पहले से कितना वाटर प्रेजेंट है। अगर वहां पे उस एयर में पहले से ही कुछ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस एयर को वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। ऐसे समझिए कि उसको रिक्वायरमेंट वाटर की कम है। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट कम है तो वो कम वाटर ऑब्जर्व करेगा। कम वाटर ऑब्जर्व करेगा तो इवेपोरेशन हमारा कम होगा। अगर एयर बिल्कुल कंप्लीट ड्राई है, ड्राई एयर, तो उसमें क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वाटर को रिटेन करने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है। तो वो क्या करती है? ड्राई एयर इवेपोरेशन जल्दी करती है। तो जितनी एयर ड्राई होगी वो इवेपोरेशन ज्यादा करेगी, मतलब ह्यूमिडिटी कम होगी। ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए यानी ड्राइनेस ज्यादा होनी चाहिए तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये। थर्ड फैक्टर में और कौन कर सकते हैं? स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर यानी
जिस सोर्स पे अगर आप पंखे से हवा करें किसी चीज पे तो क्या होगा, उसमें सरफेस का जो कांटेक्ट है एयर में, सरफेस का जो वाटर की सरफेस है उसमें जो एयर का कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से हवा आएगी निकलती जाएगी, आएगी निकलती जाएगी। तो वेरियस न्यू पार्टिकल्स ऑफ एयर कांटेक्ट में आएंगे पानी के, तो धीरे धीरे वो पानी के अपने जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ लेते हुए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर स्पीड तेज है हवा की तो सरफेस पे अधिक पार्टिकल्स को वो अपने साथ ले पाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एयर ज्यादा है तो उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पूरा इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट था। अब आपको हम एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने पूछा, कभी कभी सुना होगा गर्मियों में कहा जाता है घर पे कि कॉटन के कपड़े पहने। ठीक है, तो कॉटन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं गर्मियों में? उसका बेसिक रीजन यहीं से है, इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन जब होता है तो क्या होता है कि जब कोई चीज इवेपोरेट होती है तो क्या करेगी वो, इवेपोरेट होने से पहले हमने आप पहले पिछले लेक्चर मतलब पिछले पार्ट में भी देख रखा था थोड़ी देर पहले कि वो क्या करता था, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ जो वेपराइजेशन थी उतनी एनर्जी लेके, जब उसको उतनी एनर्जी मिल जाती है तब वो पार्टिकल अपना लिक्विड फॉर्म छोड़ के गैस में जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान समझिए, वो अपना लिक्विड फॉर्म चेंज करके गैस में कब जाता है, जब उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी एनर्जी मिल जाती है, यानी जब वो जाएगा तो थोड़ी सी एनर्जी लेकर जाएगा। आप समझिए हमारे शरीर में कुछ एनर्जी है, कुछ टेम्परेचर है, यहां से कुछ एनर्जी लेके कुछ बाहर जा रहा है तो आपको क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। तभी आपने देखा होगा जब आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आने के बाद आपको जब हवा लगती है, थोड़ी सी भी कहीं फैन में जाइए आपको बहुत ठंडा फील होता है। ठंडा फील होने का क्या रीजन है? ठंडा फील होने का रीजन यही है कि जब वो वाटर के पार्टिकल्स जब वहां से इवेपोरेट होते हैं तो कुछ एनर्जी लेके इवेपोरेट होते हैं, और जब एनर्जी आपसे लेकर इवेपोरेट हो रहे हैं तो आपको ठंडक फील होती है। ठीक है, दूसरा आपने कंडेंसेशन का एक प्रोसेस देखा होगा। आप पानी की बोतल लीजिए, ठंडी ठंडी बोतल, उस पर क्या होता है आपने देखा होगा, आसपास पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है, जो उसके कांटेक्ट में एयर आई, उस बॉटल के कांटेक्ट में जो एयर आई, उस एयर में क्या होती है, कुछ वाटर की वेपर्स पहले से प्रेजेंट होती हैं, और वो जैसे ही ठंडी होती हैं तो क्या होता है, उन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है। मैंने आपको बताया जिसका टेम्परेचर कम उसकी एनर्जी कम, तो जो ठंडे पानी के कांटेक्ट में एयर के पार्टिकल्स आए और जो एयर में वेपर्स थी उनकी एनर्जी कम हो गई, और जब वो एनर्जी कम हुई तो वो वेपर फॉर्म से अपने लिक्विड फॉर्म में आ गई, और लिक्विड फॉर्म में जहां आई और वहीं उसी बॉटल पे चिपक गई। तो ये प्रोसेस है जो कंडेंसेशन है, जो उसका पानी के ग्लास के या पानी की बोतल के आसपास, ठंडी बोतल के आसपास, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है। अब हम दो छोटी छोटी सी बातें कर लें जो आपको नेक्स्ट हायर लेवल में, मैंने आपको 12 की भी बात पढ़नी पड़ेगी, वो हम छोटी छोटी आपकी दो चीजें बता दें जो आज साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत ज्यादा डिस्कस कर रही है। इसको भी ध्यान से देखेंगे, आपको फ्यूचर में अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी आप लोगों ने 3 स्टेट पढ़ रखी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और फोर्थ और फिफ्थ स्टेट आगे पढ़ते हैं। फोर्थ स्टेट का नाम दिया गया है प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट है बीईसी। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है वेरी हाईली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड गैस पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसी गैस जिसमें जिनके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी हो, जैसे आपने नियॉन बल्ब्स देखे होंगे, बल्ब के अंदर नियॉन गैस जो होती है, ठीक है ना, उन गैसेस के अंदर क्या होता है कि जब उनको हीट दी जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक के कारण उनमें बहुत ज्यादा हीट आ जाती है, और हीट आने के बाद वो जो पार्टिकल्स उनके अंदर हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो जो ऐसी स्टेट होती है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा डिफरेंट कलर शो करती है, क्योंकि जो जिस टाइप की गैस होती है, ये जब एनर्जी गेन कर लेते हैं, इसके बाद कोई अपनी एनर्जी को जब रेडिएट करते हैं तो हमें कलर्स होते हैं। इसीलिए आपने कहीं देखे होंगे, कई विभिन्न प्रकार के कलर्स देखे होंगे, आपने लाइट्स देखी होंगी, नियॉन, हीलियम गैस के जो बल्ब्स होते हैं, तो वो उनके अंदर प्लाज्मा होता है। जब वो हीट हो जाती है तो प्लाज्मा फॉर्म होता है। सन की जो हमें हीट का जो कलर दिखता है, जो सन से हमें लाइट आ रही है, वहां पे भी इसी टाइप की गैसेज हैं जो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्साइटेड हैं, उनके पार्टिकल्स, तो वो हमें एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो ये एक प्लाज्मा स्टेट है। इसमें क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही हाई एनर्जेटिक और
हाईली एक्साइटेड है। तो ये स्टेट है प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट है बीईसी, इसका फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये एक इसको स्टेट को नाम दिया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस अपने आगे इंडियन साइंटिस्ट है, सत्येंद्र नाथ बोस, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक है, इन्होंने 1920 में, बहुत पहले 1920 में इस स्टेट की कुछ कैलकुलेशंस दी थी। ठीक है, जिसको अभी हम लगभग 80 साल बाद आज के साइंटिस्ट उसको बना पाए हैं। इवन जिन्होंने इस स्टेट को बनाया उनको इस स्टेट को बनाने के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और हमारे साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने 1920 में इसकी कैलकुलेशन दे दी थी कि इस टाइप की एक स्टेट जो है फॉर्म हो सकती है। आइंस्टीन तो सभी लोग जानते ही हैं। आइंस्टीन और बोस कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स थे और इनका आपस में डिस्कशन होता था, इसलिए स्टेट का नाम एक साथ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ गया। ठीक है, ये होती क्या है? ये होती है एक वेरी लेस डेंसिटी गैस या एयर बोल सकते हैं। एयर या गैस की डेंसिटी बहुत लेस कर दी जाए। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे एयर है, यहाँ पे कुछ एयर है, यहां से 1 लाख टाइम्स कोई एक डेफिनेट वॉल्यूम है, इससे 1 लाख टाइम्स एयर कम कर दी जाए। यहाँ पे जितनी भी एयर है उससे 1 लाख टाइम एयर कम कर दिया, यानी बहुत ही रेयर कर दिया जाए, यहाँ पे बहुत कम एयर कर दी जाए और फिर इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल कर दिया जाए। तो ये जो ऐसी स्टेट फॉर्म होती है इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर स्टेट है और इसको केवल बहुत ही स्टैंडर्ड लैब्स में ही बनाया जा सकता है। हमको भी 3 स्टेट क्यों पढ़ाई जाती है ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, जो हमारी सराउंडिंग्स में मैटर है वो पढ़ रहे हैं, तो वो हमें केवल 3 स्टेट में ही मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो प्लाज्मा और बीईसी जो है ये केवल अभी साइंटिफिक कम्युनिटी के पास इनकी जानकारी है और इन्हीं के पास वो फॉर्म हो सकती हैं, हमें डेली लाइफ में नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए हम जनरली नॉर्मल लाइफ में 3 स्टेट ही पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरी लाइफ मिलेंगे। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, इनके अंदर के कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग एनर्जी, किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग है अंदर की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। आज आपका बेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो आप आज से इसको लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। ठीक है, इससे आपके आज ही आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होके जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दीजिए थ्योरी में और पूरी लाइफ आपको उसका फायदा मिलेगा।